गुड मॉर्निंग। हाँ, अब हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने बेसिक नोट स्टार्ट किए थे उसमें ऑडिट की डेफिनेशन कर ली थी कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी with a view to express an opinion over it whether financial statement is free from material misstatement या ट्रू एंड फेयर एक ही बात है। ठीक है, मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक स्टेटमेंट जो गलत है। क्यों गलत है? गलती हो गई, या हो सकता है कि वो प्लान्ड हो, इंटेंशनल हो, फ्रॉड। ठीक है, और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोसेस का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एंटिटी का मतलब क्या है। और ये मैंने एक बेसिक चीज बताई थी कि ऑडिट हम करवाते क्यों है। बिल्कुल बेसिक पर्पस कि जो शेयर होल्डर है उन्होंने डायरेक्टर पे भरोसा करके डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। अब कंपनी के सारे अफेयर्स किसके हाथ में? डायरेक्टर्स के हाथ में। बुक्स कौन मेंटेन करेगा? डायरेक्टर के हाथ में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर के मन में कहीं चोर आ गया और उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, और ये भी मान लेते हैं कि डायरेक्टर्स के मन में चोर नहीं आया, बट मान लीजिए किसी इंप्लॉइज ने कोई गड़बड़ कर दी और डायरेक्टर उसको पकड़ नहीं पाए, तो नुकसान किसका हो जाएगा? नुकसान तो शेयर होल्डर का हो जाएगा। मैंने वर्ड शेयर होल्डर के बजाय अगर मैं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेक होल्डर यूज करूं तो ज्यादा बेटर है। जैसे बैंक में हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या मांगेगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा आपसे। अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए मांगता है? क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और यूजर का कॉन्फिडेंस जो है वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बढ़ जाता है, और उसके बाद वो कंफर्टेबली डिसीजन ले सकता है। ये बात हुई थी, ये बेसिक पर्पज से। उसके बाद हमने ये बात की थी कि हमारे पास टाइम क्या होता है ऑडिट करने का? कम होता है, लिमिटेड होता है। जैसे 6 महीने का बताया, तो कम टाइम के अंदर मुझे क्या करना होता है? ये सारे काम करने होते हैं। और ऑडिट करने के लिए सीए खुद तो जा नहीं पाएगा, ठीक है, सीए तो साइन करेगा। तो मेनली ऑडिट का पोर्शन कौन करता है? आर्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंगेजमेंट टीम। तो सीए क्या करता है? इनको प्लान और प्रोग्राम बना के देता है कि बेटा इस जगह पर जाके इस कंपनी की ऑडिट करनी है, क्या चीज चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, वो सब मैं बता दूंगा। ओके, टाइम कम है, आइटम क्या करनी है? ज्यादा चेक करनी है। तो इसलिए हमें क्या करनी होती है? रिस्क असेसमेंट, क्योंकि हर आइटम हमारे लिए, हर एरिया हमारे लिए इक्वल वेटेज नहीं रखता। तो ऑडिटर ये चेक करता है कि कहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, कहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है। जहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे वहां पर हमारे ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा होंगे, और जहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस कम होंगे वहां पर ऑडिट प्रोसीजर मैं कम रख सकता हूं। रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं? रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? रिस्क असेसमेंट करने के लिए ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। ठीक है, जिससे एग्जांपल इसका कि मैं क्लाइंट से क्या करता हूं? उसके बिजनेस की नॉलेज लेता हूं, आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करता हूं? रिव्यू करता हूं। उससे मुझे अंदाजा लग जाता है कि कहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस कम है और कहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर है? इतनी बात हुई थी। ओके, उसके बाद आता है ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहली बात, ये ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है? ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑडिट प्रोसीजर का मतलब कोई भी ऐसा स्टेप जो ऑडिटर परफॉर्म करता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। तो ऑडिट प्रोसीजर का मतलब होता है टेक्निक्स, टेक्निक या मेथड अप्लाइड बाय ऑडिटर, अप्लाइड बाय ऑडिटर टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं? ये वो टेक्निक या मेथड्स होते हैं जो ऑडिटर अप्लाई करता है ताकि उसको ऑडिट एविडेंस मिल जाए। ये जो ऑडिट एविडेंस आप ले रहे हो, ऑडिटर क्या करता है? इन एविडेंसेस की एक फाइल बनाता है। इन एविडेंसेस को हम क्या करते हैं? एक फाइल में रखते हैं। इस फाइल को कहा जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट फाइल, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं। इसको वर्किंग पेपर भी बोलते हैं। किसी चीज को डॉक्यूमेंट करने का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अब ये ऑडिट फाइल क्यों मेंटेन की जा रही है? जो मेरी ओपिनियन होगी, ऑडिटर की जो ओपिनियन होगी वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? ऑडिट एविडेंसेस पे।
तो ये ऑडिट फाइल बनाने के बाद, ये सारे एविडेंस लेने के बाद ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ओपिनियन is based on sufficient and appropriate audit evidences। ठीक है, यानी कि जब मेरे पास एविडेंस आ जाएंगे, अब देखो यहां पर दो वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब है क्वांटिटी, मेरे पास एविडेंस काफी सारे होने चाहिए, और एप्रोप्रिएट का मतलब वो एविडेंस क्या होने चाहिए, रिलायबल भी होने चाहिए। उसके बाद ही मैं अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकता हूं। जब तक मुझे लगता है कि मेरे पास एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करना चाहिए, अप्लाई मोर ऑडिट प्रोसीजर। क्यों, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर से क्या मिलेंगे, एविडेंस। जब तक मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं होंगे, एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होंगे, तब तक मैं कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता, तब तक मैं ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकता, ना मुझे करनी चाहिए। बिना एविडेंस के अगर आपने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, और बाद में पता लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ थी, तो मैनेजमेंट तो फंसेगी, ऑडिटर भी फंसेगा। इसलिए आपको ऑडिट क्या करनी है, ढंग से परफॉर्म करनी है। क्लियर। अब कल मैंने दो एग्जांपल दिए आपको, दो एग्जांपल क्या, दो वर्ड यूज किए थे। देखो, एक वर्ड किया, ऑडिटर यहां पर क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑडिट प्रोसीजर, किस लिए, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, रैप, कल बता दिया था, रैप। ओके, रैप के बाद हम क्या करते हैं, बताओ, मैं रिस्क असेसमेंट किस लिए कर रहा हूं, ताकि मैं ये पता कर सकूं कहां पर रिस्क कम है और कहां ज्यादा है। कहते हैं ये बात भी समझ में आ गई, बट ऐसा कर क्यों रहे हो, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी होती है, तो मैं एरिया को, ऑडिट एरिया को दो हिस्सों में बांटता हूं, कहां पर रिस्क कम है और कहां पर रिस्क ज्यादा है। जहां पर रिस्क कम होता है वहां पर मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर मतलब आगे के, मेरे आगे के जो ऑडिट प्रोसीजर होंगे वो मैं क्या कर सकता हूं, रिस्क कम है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कम परफॉर्म करूंगा, और रिस्क अगर ज्यादा है तो ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। तो पहले कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म होता होगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग, रैप। तो रैप को हम एक नाम और भी देते हैं, इनिशियल। रैप को हम क्या नाम देते हैं, इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर। तो अगर मैं ऑडिट प्रोसीजर्स को दो हिस्सों में बांटूं, तो पहला होता है इनिशियल, इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर। इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि मैं अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या कर सकूं, प्लान कर सकूं। इसी को ही रैप भी बोलते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। किस लिए होते हैं ये, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ material misstatement at planning stage, जब मैं ऑडिट प्लान कर रहा हूं तब मैं एक रिस्क असेसमेंट करता हूं। किस लिए, टू प्लान हिज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, और उसके बाद इनिशियल के बाद कौन से प्रोसीजर हो गए, फर्दर। ये ऑडिट प्रोसीजर कौन से होते हैं, जो हम ऑडिट के दौरान, जब हम क्लाइंट प्लेस पर पहुंच जाते हैं तब परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऑडिट या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, टू obtain sufficient and appropriate audit evidences। लो, ये फर्दर हो गया। अब बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता इनिशियल और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर का मतलब जो प्लानिंग फेज पर हो रहा है,
तो प्लानिंग फेज पे ऑडिट थोड़ी होती है, प्लानिंग फेज पे तो क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्लानिंग करनी है ना, कि कहां पर मुझे ऑडिट प्रोसीजर कम रखने हैं, कहां पर ज्यादा रखने हैं। और बेटा ठीक है, हाँ, तो प्लानिंग फेज पे तो रिस्क असेसमेंट ही होगी, परफॉर्मेंस फेज पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होंगे। फर्दर मतलब आगे बढ़ना, पहले प्लानिंग करते फिर आगे बढ़ते, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल नाम दूं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टाइप की बात करें तो दो टाइप होती है, एक तो लिखेंगे टीओसी, एक लिखेंगे टीओडी, और एक लिखेंगे सैप। ये तीन लिख लो बस अभी, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है, टीओसी टीओडी सैप। क्या होते हैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी बेसिक इतना काम आ जाएगा आपका, इनिशियल और फर्दर। ये पॉइंट सब में आ गया। चलो आगे, अब इसको दोबारा देखो, कल जब यहां से स्टार्ट किया था, हमारे पास ऑडिट परफॉर्म करने के लिए टाइम क्या होता है, कम होता है, और मोर ओवर ऑडिट करने सीए खुद नहीं जाता, वो किसको भेजेगा, टीम को। तो ऑडिटर क्या बनाता है, प्लान और प्रोग्राम, क्या चीज चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, ठीक है। ये पूरी डिटेल बनाकर किसको देता है, एंगेजमेंट टीम को। अब ये जो प्लान आप बना रहे हो, प्लान बनाते हुए ध्यान रखना हमारे पास टाइम क्या होता है, टाइम कम होता है, ठीक है। टाइम कम होता है और आइटम्स क्या होती है, चेक करने के लिए ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, और उसके बेस पर हम क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं। ये देखो रिस्पोंड बताया था कल, रिस्क कम है तो कम ऑडिट प्रोसीजर। ये कौन से ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहा है आपके अकॉर्डिंग, इनिशियल या फर्दर? फर्दर क्यों बोला, इनिशियल क्यों नहीं बोला? क्योंकि इनिशियल से तो रिस्क असेसमेंट हो चुकी है। देखो रिस्क असेसमेंट के बाद जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, कि अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है। क्लियर है? ओके। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं और ऑडिट प्रोसीजर कितने तरह के होते हैं। ये बात क्लियर है? ओके। अब हम आगे आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, दो वर्ड यूज किए हमने, ऑडिट एविडेंस जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ऑडिट एविडेंस जो है वो क्या होने चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, एंड एप्रोप्रिएट। ओके। सफिशिएंट वर्ड डिनोट करता है क्वांटिटी को, और एप्रोप्रिएट वर्ड डिनोट करता है क्वालिटी को। क्वालिटी का सीधा सीधा मतलब है जो एविडेंस आपके पास है वो रेलिवेंट होने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए। ऑडिट के दौरान कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे को सिर्फ एक एविडेंस चाहिए और अगर वो एविडेंस मुझे मिल गया तो मैं कह दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ट्रू एंड फेयर है। हमें हर आइटम को क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो लगभग मुझे हर आइटम के बारे में क्या होना पड़ता है, श्योर होना पड़ता है। श्योर होने के लिए मेरे को एक एविडेंस से नहीं कई सारे एविडेंस लेने पड़ते हैं। अगर वो सारे एविडेंस एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है, तो फिर मैं उसके लिए कंक्लूजन इजीली फॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस क्या होने चाहिए, ना सिर्फ सफिशिएंट होने चाहिए, क्वांटिटी में होने चाहिए, उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दो तरह के एविडेंस होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो कंपनी ने खुद बनाए हैं, जैसे सेल के बिल, लेजर। अब उसमें जितनी चाहे मैनेजमेंट क्या कर सकती है, छेड़छाड़ कर सकती है, क्योंकि वो तो कंपनी ने खुद बनाए हैं। बट परचेज का बिल कहां से बन के आता है, बाहर से बन के आता है, तो वो कौन सा एविडेंस है, एक्सटर्नल। तो ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस कौन सा होगा, एक्सटर्नल। तो ऑडिटर ये सारी बातें ध्यान रखता है, इसे हम बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिटर क्या करता है, सारे एविडेंस इकट्ठे करता है और उसको क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट करना मतलब चेक करना, और वो सारे एविडेंस किस तरफ इशारा कर रहे हैं उसके बाद ही ऑडिटर क्या करता है, अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है। ऑडिट एविडेंस बहुत जरूरी है, बिना ऑडिट एविडेंस के ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर सकता, ना उसे ओपिनियन फॉर्म करनी चाहिए। तो ऑडिट एविडेंस क्या है, ऑडिट एविडेंस हम है ना यहां पर एक लाइन यूज करते हैं, ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस। ऑडिट क्या है, एक लॉजिकल प्रोसेस है। अच्छा अभी कल क्या पढ़ा था, एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट प्रोसेस, अब क्या लिख रखा है, लॉजिकल प्रोसेस है। जो भी काम करते हैं उसका क्या होता है, लॉजिक होता है ऑडिट में। अगर मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है तो उसके पीछे लॉजिक है। अगर मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है तो मेरे पास उसका भी क्या होगा, लॉजिक होगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। तो लॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, ऑडिटर बिना एविडेंस के कोई भी बात
नहीं बोलता। ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस। तो ऑडिटर कहता है जो मैं बात बोल रहा हूं उसके पीछे क्या है, लॉजिक है, एविडेंस है मेरे पास इस चीज का, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। ठीक बात है। अब इसमें बात उठती है ओपिनियन। ओपिनियन कितने तरह की होती है, ओपिनियन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ओपिनियन बेटा दो तरह की होती है। सबसे पहली ओपिनियन होती है क्लीन ओपिनियन, इसको हम अनमोडिफाइड और इसको हम ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन भी कहते हैं। ठीक है, ओके। ये कब देते हैं हम, ये कब एक्सप्रेस करनी चाहिए, जब ऑडिटर के पास एविडेंस हो कि भाई सब कुछ ओके है। व्हेन ऑडिटर हैज sufficient and appropriate audit evidences। जब ऑडिटर के पास sufficient and appropriate audit evidences हो, दैट किस बारे में, दैट नंबर वन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाई गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर applicable फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपने ये वर्ड पहले कभी सुना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता हूं, एफआरएफ। एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसका एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका एग्जांपल शेड्यूल 3 एटसेट्रा। ध्यान से देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब बैलेंस शीट, पी एंड एल, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से मान के चलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे आप लोगों ने फंड फ्लो स्टेटमेंट का नाम सुना होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट कभी बनाई है? जब कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? नहीं है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। फंड फ्लो स्टेटमेंट का नाम तो नहीं आया, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट भी तो हम बनाते थे ना, आपने प्लस टू में बनाई होगी। प्लस टू में नहीं बनाई आपने कभी? चलो एफएम में आएगी, एफएम में बनाओगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी होती है। बजट, कैश बजट, वर्किंग कैपिटल की स्टेटमेंट बनती है। तो ये सब क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंस के बारे में कुछ रिपोर्ट करना। रिपोर्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना। तो किसी को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग करना। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं मतलब मैं आपको कुछ काम की बात बता रहा हूं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ, फाइनेंस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें बताना। तो जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो, और भी बहुत चीजें हैं। क्या बजट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है? इंपॉर्टेंट नहीं होता बजट, होता है ना। हाँ, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा एक बात हो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है कंपनी ने बट वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही, तो क्या आपके अकॉर्डिंग वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है? नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब होता है सिस्टम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक सिस्टम होता है जी, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट के अंदर। तो अगर ऑडिटर चेक करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, या आपने कहीं कोई डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं दिया, तो ऑडिटर कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बना रखी जी आपने। पॉइंट समझ में आया? अप्लीकेबल क्यों लिखा हुआ है? अगर आप लोगों ने लॉ पढ़ रखा है तो लॉ के अंदर एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसके अंदर एक सेक्शन आता है सेक्शन 129, जिसमें लिखा हुआ है कि कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनानी कंपलसरी है। बट उसी के एक्सेप्शन में क्या लिख रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और स्पेशल कंपनीज के ऊपर शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता। इसलिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, अप्लीकेबल। अब बताओ, अगर उनके ऊपर शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता तो क्या इसका मतलब यह है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती होगी? बनती तो होगी, बट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं बनती होगी। तो कैसे बनती होगी? जिस एक्ट में वो फॉलो करते हैं उस एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। तभी यहां पर वर्ड क्या लिखा, अप्लीकेबल।
तो अगर मैं बैंकिंग कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूं तो मैं क्या चेक करूंगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसलिए एप्लीकेबल लिखा हुआ है। पॉइंट समझ में आ गया? तो ऑडिटर कहता है जी मेरे पास प्रूफ है कि कोई मेटीरियल मिसस्टेटमेंट सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एप्लीकेबल है, एफआरएफ के अकॉर्डिंग है, कंप्लायंस ऑफ लॉ हो रहा है, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, इसको हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अच्छा, अब इसका एक एक एग्जांपल समझते हैं अपन। हमने देखा कंपनी ने इस साल बोनस शेयर इश्यू किए हुए हैं, तो हम चेक करेंगे आपका रिजर्व आपने डेबिट किया है, रिजर्व जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस पेबल टू शेयर होल्डर, फिर बोनस पेबल टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर, एंट्री वेंट्री चेक कर लेंगे, अमाउंट चेक कर लेंगे, सब कुछ ओके है। बट बोनस शेयर इश्यू करने के लिए सेक्शन 63 क्या कहता है, सबसे पहले आर्टिकल ऑफ फेस में लिखा होना चाहिए, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद मेंबर्स क्या करेंगे, ओआर पास करेंगे, ठीक है। कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकते। तो मैंने कहा सर मैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखा दो, डायरेक्टर कहता है सर उसका क्या करोगे, क्या मैं चेक तो कर लूं कि आपकी कंपनी के पास बोनस शेयर इश्यू करने की पावर है या नहीं है। पता लगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा ही नहीं हुआ है बोनस शेयर इश्यू करने के लिए, तो बताओ उन्होंने बोनस शेयर सही लिख दी, सही इश्यू किया, गलत इश्यू किए, गलत, बट डेबिट क्रेडिट तो ठीक है। तो यहां पर मैं रिपोर्ट में डालूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, कहता क्या गड़बड़ है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने कंपनी एक्ट के सेक्शन 63 को फॉलो नहीं किया। इसे कंप्लायंस फ्रेमवर्क बोलते हैं कि अमाउंट तो ठीक है बट रूल फॉलो नहीं किया आपने, और जब कोई काम हम करते हैं बट वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता तो वो भी तो गलत होता है। पॉइंट क्लियर? हाँ, नो मेटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट। तीसरी चीज क्या है, मेरे पास एविडेंस है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मेटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नो मेटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट। अगर मेरे पास ये एविडेंस है तो मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू एंड फेयर है बेटा, ठीक है। दूसरी ओपिनियन, पहली ओपिनियन क्या हुई, क्लीन ओपिनियन, दूसरी ओपिनियन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन के भी दो पार्ट होते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन का के दो पार्ट। जब मैं आपकी ऑडिट परफॉर्म कर रहा था तो मेरे सामने कुछ मैटर ऐसे आ गए जिसने मेरी ओपिनियन को क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। बेटा हर क्लाइंट क्या चाहता है, उसे कौन सी ओपिनियन मिले, ट्रू एंड फेयर। कहता जब मैं आपकी ऑडिट कर रहा था ना तो मेरे सामने कुछ ऐसे मैटर आए जिसने मेरी ओपिनियन को क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। अब मैं आपको ट्रू एंड फेयर ओपिनियन तो नहीं दे सकता, तो मेरे सामने कुछ मैटर ऐसे आए हैं जिसने ओपिनियन को क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया, मैटर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स ओपिनियन। जब मैं आपकी ऑडिट परफॉर्म कर रहा था तो मेरे सामने कुछ ऐसे मैटर आए जिसने मेरी ओपिनियन को क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको ट्रू एंड फेयर ओपिनियन तो नहीं दे सकता। ऐसा क्या हो गया सर, सर मुझे एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है। अच्छा, मेरे पास प्रूफ है कि मेरे पास में प्रूफ है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है जो कि परवेसिव इन नेचर नहीं है, नॉट परवेसिव, नॉट परवेसिव इन नेचर। अब वर्ड आ गया आपके लिए एक नया, परवेसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव, इन्फेक्टिव, जिसका जिसका नेचर क्या हो, इन्फेक्टिव नेचर हो, मतलब मैं गलत नहीं हूं, मेरे आसपास जो भी चीजें होंगी मैं उनको भी क्या कर दूंगा, गलत कर दूंगा, ठीक है। बट ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ये परवेसिव इन नेचर नहीं है, मतलब जहां एक पर्टिकुलर आइटम में गलती है तो सिर्फ गलती वही है और कहीं गलती नहीं है, इसका इफेक्ट परवेसिव नहीं है, मतलब बड़ा नहीं है, सब्सटेंशियल नहीं है, आप ये समझो। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 आइटम है तो गलती सिर्फ एक आइटम है, बाकी 99 में नहीं है। तो यहां पर वर्ड क्या यूज किया जाएगा, क्वालिफाइड। क्या ओपिनियन दी जाएगी, क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। आपने ये वर्ड फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस,
क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आया था ना, हाँ क्वालिफाइड का मतलब कंडीशनल, ठीक है, क्वालिफाइड वर्ड का मतलब कंडीशनल होता है। बट इसका मतलब क्या है, बट तो मैंने देखा कि आपका जो स्टॉक है ना वो AS2 के अकॉर्डिंग वैल्यूड नहीं है। आपका स्टॉक जो है वो कितने का है, सपोज करो 250 करोड़ का दिखा रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग ऑडिटर कहता है सर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो नहीं किया, आपने लीफो लगा रखा है, जबकि AS2 क्या अलाउ करता है, फीफो एंड वेटेड एवरेज। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आपने स्टॉक को 20 करोड़ रुपए से ओवर वैल्यू कर रखा है। अगर आप इसको वेटेड एवरेज पे आप फीफो पे दिखाओगे तो ये लगभग 230 करोड़ के आसपास आएगा। 20 करोड़ आपके अकॉर्डिंग मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है? है, ठीक बात है ना। तो मैं मैनेजमेंट को कहता हूं कि आपने गड़बड़ कर रखी है, मुझे एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली है, तो मैं सीधा रिपोर्ट में नहीं डालता, पहले मैं क्या चांस देता हूं, मैनेजमेंट को कहता हूं कि आप इसको क्या करो, करेक्ट करो। देखो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट क्यों हो सकती है, एरर और फ्रॉड। तो अगर वाकई में एरर है तो मैनेजमेंट उसे क्या कर देगी, ठीक कर देगी। अगर मैनेजमेंट उसे ठीक नहीं कर पा रही है, कर नहीं पा रही है या कर नहीं रही है, वट एवर द केस, तो मैं कहूंगा सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना इसमें मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मैंने आपको बता दिया, उसके बाद भी आप उसे क्या नहीं कर रहे, रिमूव नहीं कर रहे। तो इस पे अगर आपको मेरे साइन चाहिए तो मैं रिपोर्ट में क्या डालूंगा, इसमें स्टेटमेंट के बारे में डालूंगा। तो रिपोर्ट में मैं क्या लिखूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट दिस आइटम। तो जहां पर एक्सेप्ट वर्ड यूज हो गया, बट वर्ड यूज हो गया, तो इसका मतलब क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन। इसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट स्टॉक, द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20 करोड़ ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। रीजन भी तो देना पड़ेगा ना। हाँ, इसी तरह अगर कोई हमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाए, अगर हमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाए जो परवेसिव इन नेचर हो, परवेसिव इन नेचर हो, फॉर एग्जाम्पल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गोइंग कंसर्न ही अफेक्टेड है, कंपनी ने शेड्यूल 3 फॉलो ही नहीं किया, कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही फॉलो नहीं किए, तो बताओ कौन सी आइटम गलत होगी, सब कुछ ही गलत होगा। अब बेसिक चीज ही फॉलो नहीं कर रहे, तो इस केस में कौन सी ओपिनियन जाती है, एडवर्स या नेगेटिव ओपिनियन, जो भी आपको बोलना हो, एडवर्स ओपिनियन। इसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड फेयर एट ऑल। हम ये नहीं कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट दिस आइटम, ना ना ना, हम क्या लिख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर ही नहीं है। सबसे खतरनाक होती है ओपिनियन, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट कर ली है, बट मेरे पास अभी तक सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। एविडेंस क्या होना चाहिए, सफिशिएंट है, सफिशिएंट होने चाहिए, थोड़े हैं जो एक इशारा कर रहे हैं कि कंपनी के अंदर गड़बड़ तो है बॉस, और मोटी गड़बड़ है, ठीक है, जो कि परवेसिव इन नेचर है, परवेसिव इन नेचर है, बट हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैनेजमेंट ने हमें एविडेंस लेने नहीं दिए, हमने मैनेजमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं किए, हम मैनेजमेंट से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट हमें आंसर ही नहीं कर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन ऑन स्कोप। इसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन ऑन स्कोप। एग्जांपल, लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर। अब बताओ, कुछ एविडेंस है जो इशारा कर रहे हैं कि गड़बड़ है और मोटी गड़बड़ है, परवेसिव नेचर की है, बट आगे एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ भी वजह हो सकती है उसकी, तो क्या मैं लिख दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन जाए, क्यों नहीं, सफिशिएंट नहीं है सर आपके पास एविडेंस, तो और एविडेंस ले लो ना, अभी ऊपर बताया, अगर आपको लगता है आपके पास एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो अप्लाई मोर ऑडिट प्रोसीजर, मैनेजमेंट लेने नहीं दे रही सर, ठीक बात है, और ऑडिटर के पास ये पावर नहीं होती कि मैनेजमेंट के साथ जबरदस्ती कर ले,
ठीक है, हम ऑडिट करने आए, इन्वेस्टिगेशन करने आए। इन्वेस्टिगेशन अलग टर्म होती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम आती है ना, उसके पास गवर्नमेंट की काफी सारी पावर होती है कि अगर तुम्हें कोई इन्वेस्टिगेशन करने से रोके तो अरेस्ट करवा सकते हो तुम उसे। ऑडिटर के पास ये पावर नहीं होती कि अगर ऑडिट के दौरान तुम्हें कोई मैनेजमेंट क्वेश्चनिंग ना करे, तुम्हें एविडेंस ना प्रोवाइड करे, तो तुम अरेस्ट कर लेना ना। हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हम कौन सी ओपिनियन दे सकते हैं, डिस्क्लेमर ऑन ओपिनियन। आपने डिस्क्लेमर वर्ड कभी सुना है? फिल्मों में आता है, फिल्म स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर आ जाता है ना। इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, किसी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई जीवित या मृत व्यक्ति से इसका लेना देना पाया गया तो वो क्या होगा, मेयर कोइंसिडेंस। तो वो एक चेतावनी दे रहे हैं। तो यहां पर भी ऑडिटर कहता है कि हाँ मैं चेतावनी देता हूं कि भैया, या तो मैं कहूंगा कि मैं ओपिनियन इन्फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे एविडेंस नहीं लेने दिया, या मेरे पास जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है। और सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट ने आगे एविडेंस नहीं लेने दिए। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दी ओपिनियन। इसे बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्लियर? ये बहुत ही रेयर केस होता है बेटा, एक्सट्रीमली रेयर केस होता है ये। क्योंकि जब हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं ना बेटा, जब हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स हमें कहते हैं कि आप रिजाइन कर दो ऑडिट से। अगर आपको लगता है ना कि मैनेजमेंट आपको एविडेंस लेने से रोक रही है, या मैनेजमेंट आपको काम करने से नहीं करने दे रही है, और वो एरिया मेजर एरिया है, परवेसिव नेचर का है, और आप ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो जब ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर पा रहे तो काहे की ऑडिट? मना कर दो बेटा ऑडिट करने के लिए। तो रेयर सिचुएशन होती है कि हम इस केस में ऑडिट रिपोर्ट भी दे। हम रिपोर्ट ही देने से मना कर देते हैं, देते नहीं, जा भाई हम रिजाइन कर रहे हैं, करवा ले किसी और से ऑडिट। ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ ये कि ओपिनियन कितने तरह की होती है। एक बार दोबारा पढ़ो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक पढ़ो। यहां क्लियर है? टाइम कम है, कम टाइम में हमें ज्यादा काम करना है, इसलिए हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। उसके बाद हम अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर क्यों प्लान किए जाते हैं, क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंस क्या है? ये वो बेस है जिसके बाद हम अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ओपिनियन कितने तरह की होती है? वो इतने तरह की होती है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे आओ। अब पॉइंट उठता है ऑडिट रिस्क के बारे में, और कुछ कुछ ओपिनियन के बारे में भी। ये जो मैंने ऑडिट रिपोर्ट दी है, हाँ, ये जो मैंने ऑडिट रिपोर्ट दी है, इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या होती है? ओपिनियन। ऑडिटर की क्या होती है? ओपिनियन। ओपिनियन इज नॉट सर्टिफिकेशन। ओपिनियन इज नॉट सर्टिफिकेशन। नॉर्मली हम एक वर्ड यूज करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर ने क्या कर दिया? सर्टिफाई कर दिया। नहीं, ये वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस पर सीए की स्टैंप लगी होती है, साइन लगा होता है, तो हम क्या कहते हैं? सर्टिफाई। ऑडिटर कैन नॉट सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर्टिफाई का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूं कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई कर दिया है, इसका मतलब मैं 100% अश्योरेंस दे रहा हूं। 100% अश्योरेंस दे रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने चेक कर लिया और मुझे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर नहीं आ रही है। आई एम 100% श्योर। ऑडिटर कभी भी 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता। ठीक है? ओपिनियन का मतलब क्या होता है? 100% अश्योरेंस? कहता नहीं, ऑडिटर कभी भी 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता। लेस देन 100% assurance, less than 100% assurance, but high level of assurance, less than 100% assurance, but high level of assurance, high level of assurance.
अगर मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, तो शेयर होल्डर ये पूछ रहे आर यू 100% श्योर? कहता सर देखो 100% तो श्योर नहीं हूं, काफी हद तक श्योर हूं। हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वर्डिंग भी यूज करते हैं कि एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एंड बिलीव। कहता सर कहना क्या चाहते हो? कहता सर ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशन। ऑफ ऑडिट, जो हम ऑडिट करते हैं ना उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। जब हम ऑडिट करते हैं तो हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कहता वो लिमिटेशन जो हटा दो, कहता हट नहीं सकती सर। इनहेरेंट का मतलब होता है जो हमेशा रहे, जिसको जीरो नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। जैसे कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर ऐसा है कि इसके ऊपर 100% एश्योरेंस दी ही नहीं जा सकती। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना एस्टीमेट के बन सकती है? जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एस्टीमेट। अरे जब मैनेजमेंट एस्टीमेट लगा रही है तो मैं कैसे कह दूं कि 100% श्योर हूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर ही ऐसा होता है कि इसके ऊपर 100% एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। एग्जांपल नंबर 2, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब जैसे कि ये बताया, हमें जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन दे रही है हम उसके ऊपर क्या कर लेते हैं? भरोसा कर लेते हैं। हो सकता है वो इंफॉर्मेशन क्या हो? फैब्रिकेटेड हो, फ्रॉड हो। भाई दिमाग सिर्फ ऑडिटर में थोड़ी है, दिमाग क्या क्लाइंट में नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं है। अगर मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड कर रखा है तो उसको क्या पता नहीं है ऑडिटर के क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा? तो वो सारे डॉक्यूमेंट क्या करके रखते हैं? तैयार करके रखते हैं। ऑडिटर बहुत समझदार होता है। बट आप ये क्यों समझते हो कि मैनेजमेंट के अंदर सीए नहीं होगा? मैनेजमेंट के अंदर भी तो सीए बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनको क्या पता नहीं कि ऑडिटर के क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा, और कहीं से भी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। तीसरा एग्जांपल, टाइमली। टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब टाइम कम होता है। हाँ, टाइम कम होता है। और एक अदर, इसके अलावा भी कुछ रीजन होते हैं। तो लगभग 4 रीजन होते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन के। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस और अदर। इसमें टाइमलीनेस के अंदर क्या पॉइंट पढ़ा था हमने? टाइम कम होता है और चेकिंग करने के लिए ज्यादा पॉइंट होता है। ठीक बात है ना? हाँ। इसका मतलब क्या है कि सर क्या ये पॉसिबल है कि एक कंपनी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इतनी सारी ट्रांजैक्शन हुई है उनको कंपाइल करना, लेजर बनाना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कंपनी के अंदर तो काम किया 50 बंदों ने पूरे साल बैठ के, और मेरी 3 या 4 बंदों की टीम आकर सारा सारा एरिया चेक कर ले? पॉसिबल नहीं है। ये समझो, ये है एरिया टू चेक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब एंटायर सेट ऑफ डेटा। सेट ऑफ डेटा, ये वो डेटा है जिसको चेक करना है। ऑडिटर कहता है कि भैया टाइम इतना नहीं होता, कभी नहीं होता कि हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन चेक कर ले, सारा का सारा डेटा चेक कर ले। ऑडिटर क्या कहता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 100% चेकिंग, पूरी पॉपुलेशन की 100% चेकिंग प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? हम क्या करेंगे, हम यहां पर कुछ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। हम क्या करेंगे? यहां पर कुछ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहां पर कुछ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट की। इसे हम क्या बोलते हैं? सैंपल। लेस देन 100%। सैंपल का मतलब क्या होता है? जो पूरा ना हो। लेस देन 100% चेकिंग। हम सपोज करो हम 50% आइटम चेक करेंगे। ओके,
इसे हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग या टेस्ट बेसिस, सैंपलिंग और टेस्ट बेसिस। हम एक सैंपल पिक करेंगे, अगर वो सैंपल ओके है तो हम क्या मान लेंगे, फाइनल ये पूरी पॉपुलेशन क्या है, ओके है। द कंक्लूजन इज ड्रॉन, द कंक्लूजन is drawn on the basis of sample result। अगर इस सैंपल के अंदर हमें कोई मिसस्टेटमेंट मिली तो हम कहेंगे गड़बड़ है, पॉपुलेशन में गड़बड़ है। इस सैंपल में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिली तो हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। इसे हम बोलते हैं ऑडिट ऑन सैंपलिंग बेसिस। ये क्यों आया, क्योंकि टाइम कम है सर, ये क्यों आया, क्योंकि टाइम कम है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने 100% ऑडिट ही नहीं करी तो मैं 100% एश्योरेंस कैसे दे सकता हूं। कहता मैं कुछ समझा नहीं, कहता समझो, मैंने ये सैंपल सिलेक्ट किया, हाँ हो सकता है एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहां हो जो मेरे सैंपल में ही ना आई हो। अब बताओ, मैंने सैंपल चेक किया, सैंपल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो मैंने क्या कहा, पॉपुलेशन सही है, जबकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। इसे हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग रिस्क। इसे हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग रिस्क। इसे हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग रिस्क। क्या मतलब हुआ, दैट इज द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन, द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन एंटायर पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। जो कंक्लूजन मैंने सैंपल के बेस पे, अब बताओ सैंपल के बेसिस पे मैं क्या कहूंगा, ये पूरी पॉपुलेशन क्या है, सही है, क्योंकि मेरे सैंपल में वो मटेरियल स्टेटमेंट आई नहीं। आपके अकॉर्डिंग मेरा ये कंक्लूजन सही है, दैट इज द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन एंटायर पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मे बी इनएप्रोप्रिएट। ये क्या हो सकता है, इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने पूरी ट्रांजैक्शन चेक नहीं की है। अब बताओ, क्या ये सैंपलिंग रिस्क जीरो हो सकता है। मैंने 60% सॉरी 40% ट्रांजैक्शन चेक करी और मैंने कहा यार 40% ट्रांजैक्शन चेक कर लिया, इसमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, इसका मतलब ये पॉपुलेशन सही है। किसी ने कहा रुक भाई, हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट 60% वाले एरिया में हो। बात तो ठीक कह रहे तू, मैं एक काम करता हूं, मैं 70% चेक कर लेता हूं। मैंने 70% चेक किया, मुझे कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, मैं कहता हूं 70% चेक कर लिया है, मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, इसका मतलब ये पॉपुलेशन क्या है, सही है। बंदा कहता है एक मिनट, हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट 30% वाले में हो। मैं पॉइंट, मैं 90% चेक कर लेता हूं। मैंने कहा मैं 90% एरिया चेक कर लिया, मुझे कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, इसका मतलब पॉपुलेशन क्या है, सही है। कहता हो सकता है 10% में हो। अब वो कहता भाई, अगर मैं 99.99% भी चेकिंग करूंगा तो ये रिस्क तो तब भी रहेगा कि जो मैंने 0.01 चेक नहीं किया, हो सकता है मिसस्टेटमेंट वहां हो। अब इसका इलाज तो है कि 100% चेकिंग, सैंपलिंग लगाओ मत, बट 100% चेकिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहां से क्या निकल के आया, हम कभी भी 100% चेकिंग कर ही नहीं सकते, और जब मैं 100% चेकिंग नहीं कर सकता तो मैं 100% ओपिनियन कैसे दे दूं बेटा। पॉइंट समझ आया। तो कमी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेट यूज होते हैं, और कमी हमारे प्रोसीजर्स में भी होती है कि हम ऑडिट करने आए हैं तो ऑडिट के दौरान मैनेजमेंट जो हमें एविडेंस देती है हम उसको सही मान लेते हैं, हो सकता है वो क्या हो, फैब्रिकेटेड हो, नकली हो, और हम कभी भी टाइम की शॉर्टेज की वजह से 100% ऑडिट नहीं कर पाते। ठीक बात है ना। तो कई रीजन है जिसकी वजह से हमारी ओपिनियन जो होती है वो सिर्फ एक रीजनेबल अश्योरेंस होती है, कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होती। ये जो बेसिक टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूं ये लगभग हर चैप्टर में यूज होने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ गई बात। तो ऑडिट रिपोर्ट में मेरी ओपिनियन क्या हो सकती है, गलत भी हो सकती है। लास्ट टर्म, लास्ट पॉइंट, ऑडिट रिस्क,
ऑडिट रिस्क। कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क? कहता है अभी तुम्हें बताया कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, बताओ। ऑडिट का मतलब टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। रिस्क का मतलब क्या होता है? कोई काम कर रहे हो तुम और उसमें रिस्क है, इसका मतलब क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल आप व्हीकल चला रहे हो तो क्या रिस्क होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट होगा या हो सकता है? हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। तो रिस्क का मतलब चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग रॉन्ग। कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, कुछ गलत हो सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं? रिस्क। तो ऑडिट रिस्क, इन दोनों वर्ड को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या हुआ? द ओपिनियन, जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं वो क्या हो सकती है? गलत भी हो सकती है। द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय ऑडिटर मे बी इनएप्रोप्रिएट। जो ओपिनियन ऑडिटर दे रहा है वो क्या हो सकती है? इनएप्रोप्रिएट हो सकती है, गलत हो सकती है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट क्लियर है। तभी तो कह रहा हूं मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता, और मेरी ओपिनियन क्या हो सकती है? गलत हो सकती है। कहता भाई ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपकी ओपिनियन गलत हो सकती है? कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। आपकी ओपिनियन गलत हो सकती है, क्यों कह रहे हो ऐसा भाई? कहते देखो, सबसे पहली बात समझिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता जी बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको डिटेक्ट करने में फेल हो जाऊं। डिटेक्शन रिस्क। दो वजह से मैं कह रहा हूं कि मेरी ओपिनियन गलत हो सकती है। अगर मैंने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऑडिट रिस्क होता है। हमारी ओपिनियन में क्या होता है? एक रिस्क होता है। कहता क्या कि हो सकता है, मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ट्रू एंड फेयर। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो? मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, और मैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये ये है ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये पहले वाला कि हो सकता है मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने रखी है उसमें मिसस्टेटमेंट हो, तो इसमें ऑडिटर की गलती तो नहीं है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है। मेरी तरफ से तो ये गलती है, डिटेक्शन रिस्क, कि हो सकता है, देखो मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी हो सकता है मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में फेल हो जाऊं। कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो बताया, सैंपलिंग रिस्क। हो सकता है मेरे सैंपल में ही ना आई हो मिसस्टेटमेंट, जिसके कारण मैं क्या कह दूंगा? ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। तो ओपिनियन तो गलत होगी ना बेटा। अदर रिस्क भी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सैंपलिंग रिस्क। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? फ्रॉड है। और फ्रॉड क्या होता है? प्रॉपरली प्लान्ड होता है, इसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए थे, बट मेरे सामने कोई फ्रॉड आया नहीं। मेरे सामने कोई फ्रॉड आया नहीं। ठीक है, तो क्या ये सैंपलिंग रिस्क है? नहीं। सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या है? मिस स्टेटमेंट मेरे सैंपल में ही नहीं आई, इसलिए मैं चेक ही नहीं कर पाया। नॉन सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या है? मिस स्टेटमेंट मेरे सामने थी बट मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया। मेरे सैंपल में तो थी, बट मैंने जो जो डॉक्यूमेंट मांगे वो उन्होंने दे दिए, और वो बाद में पता लगा डॉक्यूमेंट क्या थे? फेक थे। तो ये होता है ऑडिट रिस्क। आप ध्यान रखना, किसी भी रिस्क को कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता। कोई भी रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता बेटा। बट रिस्क क्या किया जा सकता है? मैनेज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्या ऑडिट रिस्क को जीरो किया जा सकता है? ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली।
ऑडिट रिस्क को कभी भी जीरो तो नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब मैं ऑडिट ओपिनियन जो आपको दे रहा हूं, मैं उसके बारे में क्या नहीं दे सकता, 100% अश्योरेंस तो नहीं दे सकता, ठीक है, बट कैन बी मैनेज्ड, बट कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस्ड अप टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। बट उसको काफी हद तक क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है ना, जीरो नहीं हो सकता, कम हो सकता है, ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बिना एविडेंसेस के या कम एविडेंसेस के बेस पर ओपिनियन दे रहा हूं, तो मेरी ओपिनियन के गलत होने के चांसेस कम होंगे, ज्यादा होंगे, या सेम रहेंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो कैसे कम कर सकते हो, ओपिनियन शैल बी बेस्ड ऑन, ओपिनियन शैल बी बेस्ड ऑन sufficient and appropriate audit evidences। पहली बात, परफॉर्मेंस ऑफ, अब बताओ ऑडिट एविडेंस कैसे मिलते हैं, बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, परफॉर्मेंस ऑफ एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर को क्या करने चाहिए, एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से जो सही हो, ठीक है, मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए। अब ये एक वर्ड आ गया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसका मतलब होता है बीइंग अलर्ट, बीइंग अलर्ट टू डाउटफुल सिचुएशन, जहां जहां गड़बड़ लगे वहां पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, तभी तो रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं कि कहां पर रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, जहां पर रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा वहां पर चेकिंग क्या करनी चाहिए, ज्यादा, जहां पर रिस्क कम है वहां पर कम। आप ये कह रहे हो कि मैं तो बराबर मान रहा हूं सबको, तो गलत है, आप अपना ऑडिट रिस्क क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है, ये बेसिक बातें थी बेटा, क्लियर है, आज के लिए इतना काफी है, कल से चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1, ठीक है।